आज सुबह सुबह ही दीक्षा किचन में जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। उसके बर्तनों की आवाज़ सुनकर बगल के कमरे से सो रही उसकी सासू माँ सुमित्रा जी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उन्होंने दीवार पर घड़ी की ओर देखा तो अभी 6 बजे थे। ये देखकर उनके माथे पर हल्की सी सिकन पड़ी थी। आज रविवार है और रविवार को 10 बजे से पहले कोई नाश्ता नहीं करता। फिर आज बहू इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? कोई बात तो जरूर है। उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो श्यामलाल जी अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे। वो खबर पढ़ने में पूरी तरह से मगन थे। तभी कुछ देर बाद की दीक्षा काम निपटाकर तैयार होकर अपने सास ससुर के कमरे में दाखिल हुई। पहले सास ससुर के पैर छुए और फिर धीरे से बोली, माँ, बाबूजी, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये सुनते ही सुमित्रा जी की भवें तन गई। श्यामलाल जी भी अखबार नीचे करके उसकी तरफ देखने लगे। दोनों की निगाहों एक साथ दीक्षा पर टिक गई। क्योंकि 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तुम्हें मायके से आए हुए, फिर आज कौन सी जरूरत आन पड़ी वहां जाने की? सुमित्रा जी ने सवाल किया तो दीक्षा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही, ना पापा अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं। खाना तो वो वैसे तैसे जैसे तैसे बना रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि जाकर घर के बाकी काम संभाल लाऊं और माँ की दवाइयाँ और टेस्ट रिपोर्ट भी ले आऊंगी। दीक्षा की बात सुनकर सास ससुर ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में एक पल को सन्नाटा सा छा गया। दीक्षा कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रह गई, क्योंकि सास ससुर की चुप्पी को वो अच्छी तरह पहचानती थी। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने धीरे से कहा, वैसे माँ जी, मैंने नाश्ता बना कर रख दिया। दोपहर के लिए सब्जी भी तैयार है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा तो दीक्षा चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। इधर सुमित्रा जी और श्यामलाल जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमसे तो कोई बड़ी भूल हो गई। सुमित्रा जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अपने शहर की लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। जब भी मन होता चल पड़ती मुंह उठाकर मायके। ससुराल तो जैसे होटल हो गया है, जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे चले आओ। श्यामलाल जी ने भी हामी भरी और गुस्से से अखबार मोड़ते हुए बोले, ये बहुएं तो जितना सर चढ़ाओ उतना ही बिगड़ती है। सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ मायके से आए हुए और फिर से मायके जाने की तैयारी। आज जाती तो चली जाए, लेकिन आइंदा से समझाओ बहू को। सुमित्रा जी ने भी श्यामलाल जी की बात पर सहमति जताते हुए कहा, सही कहते हैं आप, बहू की लगाम कसकर रखनी पड़ेगी कि ये रोज रोज मायके जाना हमारे यहाँ नहीं चलेगा। अब तो वो जैसे ही ये बहू नहीं कोई मेहमान हो गई। 2 दिन यहाँ तो तीसरे दिन वहाँ। तभी श्यामलाल जी बोले और सुमित को वो भी कुछ नहीं कहता। शायद बीवी के आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती उसकी। जोरू का गुलाम कहीं का। उधर दीक्षा पर कमरे में बैठी चुपचाप आंसू बहे जा रही थी। हर बार तो यही होता था, मायके जाने की बात करते ही घर में तनाव की दीवार खड़ी हो जाती थी। उसका इकलौता भाई तो अब विदेश में था। पिछले साल ही कंपनी ने उसे 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भेज दिया था, इसीलिए अब उसकी अनुपस्थितियों में माता पिता की जिम्मेदारी संभालने वाली दीक्षा ही तो थी। कभी माँ की तबीयत खराब तो कभी पापा की। अगर वो नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? ये सोचते हुए उसने खुद को संभाला, बैग उठाया, स्कूटी लेकर मायके की ओर चल पड़ी। सुमित अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। दीक्षा ने उसे रात को ही बता दिया था कि वो कल सुबह जल्दी ही मायके जाएगी, तो सुमित ने बस इतना ही कहा कि जाना है तो जाओ, लेकिन माँ पिताजी को थोड़ा मना लेना। तुम अगर थोड़ी बातों को बैलेंस कर लो तो बात नहीं बिगड़ेगी। सुमित जानता था कि दीक्षा की मंशा गलत नहीं है, लेकिन वो अपने माता पिता की भावनाओं को भी अच्छे से समझता था। उसका बस यही सोचना था कि दीक्षा दोनों घरों की जिम्मेदारी को संतुलित रूप से निभाए, ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका न मिले।
हे भगवान, बस मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। पापा की तबीयत भी कहाँ ठीक रहती, ना जाने वो अकेले घर का काम कैसे कर रहे होंगे। ये सोचते हुए दीक्षा की आंखें भर से नम हो गई, फिर से नम हो गई। जब अपने मायके पहुंची तो देखा कि माँ बिस्तर पर लेटी थी। पापा रसोई से बाहर आते हुए बोले, दीक्षा तू आ गई, बहुत अच्छा किया बेटा। देख मैंने बेसन का चिल्ला बनाया है, खाकर बता कैसे बना है। दीक्षा के पापा ने एक टुकड़ी उसके मुंह में डाला तो दीक्षा ने कहा, बहुत अच्छा बना है पापा। चल तू बैठ, मैं और बना कर लाता हूँ। तो दीक्षा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, अब पास आप बैठो, मैं आ गई गई हूँ ना, थोड़ी देर आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। उसने पर्स को एक तरफ रखा और तुरंत काम में जुट गई। नाश्ता निपटाने के बाद घर की हालत देखी तो बर्तन एक कोने में झूठे पड़े थे, कुछ कपड़े बालकनी में टंगे थे, कुछ वॉशिंग मशीन में पड़े थे। फर्श पर भी गंदगी थी। पिछले 1 महीने से कामवाली बाई नहीं आ रही थी और माँ की तबीयत भी अभी ठीक नहीं थी। पापा से जो हो पाता कर लेते। दीक्षा ने पहले घर की सफाई की, बर्तन धोए, कपड़े धोए और फिर झाड़ू पोछा करके पूरा घर चमका दिया। माँ की दवाइयाँ की याद आई तो पर्ची लेकर निकलने को हुई, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसका पति सुमित दरवाजे पर खड़ा था। तुम थक जाओगी, इसीलिए सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं, सुमित ने कहा। तो दीक्षा बोली, मैं अभी बस दवाइयाँ लेने ही जा रही थी, मेडिकल रिपोर्ट भी लेनी थी। तुम रहने दो, रिपोर्ट और दवाइयाँ मैं ले आता हूँ, सुमित ने कहा और दवाइयाँ लेने के लिए चला गया। दीक्षा और उसके माता पिता को सुमित का नेचर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो हर महीने एक बार आकर उनका हाल चाल जरूर पूछता था। शाम होते ही दीक्षा ने विदा ली। माँ ने हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करना, तुम दोनों के हंसते चेहरे देखकर ही तबीयत अच्छी महसूस होने लगी है। जब वो दोनों अपने घर पहुंचे तो सुमित ने कहा, तुम रसोई में मत जाना, आज बहुत थक गई होगी, इसीलिए खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ। दीक्षा के चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। वो अभी अपने कमरे तक पहुंची भी नहीं थी कि सासू माँ की आवाज ने उसके एक कदम वही रोक दिए। अब फुर्सत मिली है तुम्हें घर लौटने की, सारा काम पड़ा है, अब जल्दी से डिनर की तैयारी कर लो, न जाने कब बनेगा और कब मिलेगा खाने को। सासू माँ के ये शब्द सीधे तीर की तरह चुभे उसे। उसको लगा था कि सास ससुर उससे उसकी माँ का हालचाल पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो इन लोगों को अपनी ही चिंता सताई जा रही है। जवाब में दीक्षा झुकी नजरों के साथ कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी सुमित की आवाज गूंजी, माँ मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। बाहर का खाना। सुमित जी लगभग चौंक कर बोली, तुम क्या चाहता है बेटा? जैसे बहू की माँ बिस्तर पर पड़ी है वैसे हम भी बिस्तर पकड़ ले। अरे बाहर का खाना खिला खिला कर बीमार करने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे नहीं माँ, कभी कभी तो चलता ही है। दीक्षा आज सुबह से मायके में काम कर रही थी, थक गई है। एक दिन बाहर का खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुमित ने शांत स्वर में कहा। तो सुमित ने कटाक्ष से कहा, ठीक है आज बाहर का खा लेंगे, लेकिन यह हर बार नहीं होना चाहिए। श्यामलाल जी जो अब तक खामोश थे कहने लगे, देख सुमित, तू अपनी बीवी का पक्ष तो ले रहा है, लेकिन ये रोज रोज मायके भागने की आदत ठीक नहीं। बहू है, ससुराल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसे 2-4 महीने में कभी तीज त्योहार पर जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रोज रोज मुंह उठाकर चल पड़ती है। बाबूजी बात अच्छे या बुरे की तो है नहीं, उसकी माँ की तबीयत सच में ठीक नहीं थी, उन्हें जरूरत थी दीक्षा की। अरे बुढ़ापा है तो कुछ न कुछ तो लगा ही रहेगा। ऐसे में उनके बेटे को होना चाहिए था उनके पास। वो तो विदेश जाकर बैठा है और ये रोज की परेशानी उससे हमें उठानी पड़ रही है। सुमित्रा जी तंज कसते हुए बोली। तो दीक्षा का मन भारी हो गया। माँ जी, 2 साल के लिए ही गया है मेरा भाई वहाँ, 1 साल तो बीत गया और 1 साल और निकल ही जाएगा, तो क्या तब तक तुम ही सब करने वाली हो? सास ने कटाक्ष
किया तो दीक्षा ने पलटकर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। सुमित ने उसका कंधा हल्के से दबाया और इशारों में ही उसे चुप रहने को कह दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। खाना आ गया था। सुमित ने टेबल पर खाना लगाया और दीक्षा से कहा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं प्लेट लगा देती हूँ। दीक्षा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। डिनर के बाद दोनों कमरे में आए तो सुमित दीक्षा के पास बैठ गया। दीक्षा, माँ पापा की बातों को दिल से मत लगाना, वो बस पुराने ख्यालों की है। सुमित, मैं कोशिश करती हूँ। दीक्षा की आवाज़ भरा रह गई। लेकिन माँ बीमार है, पापा अकेले हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? और यहाँ तो मेरे सांस लेने पर भी सवाल उठते हैं। सुमित ने उसका हाथ थामा। मैं हूं ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सुमित्रा जी और श्यामलाल जी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। रसोई में दीक्षा नाश्ता तैयार कर रही थी, लेकिन उसका मन कभी और था। वो मायके की चिंता में डूबी थी। माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी और काम वाली बाई के न जाने से घर का काम उसके पापा के कंधों पर था। उसने कुछ सोचा, तब उसे अपने मायके के पड़ोस में रहने वाली ममता आंटी की याद आई। उसने फटाफट फोन लगाया और नंबर डायल किया। हाँ दीक्षा बेटा, सब ठीक ठाक है ना? आंटी, बस माँ की तबीयत की चिंता है और काम वाली बाई भी तो नहीं आ रही। क्या आप कोई भरोसेमंद बाई का इंतजाम कर सकती है? अरे बेटा, ये तो छोटी सी बात है, उसने हंसते हुए कहा। मैं देखती हूँ, तू फिक्र मत कर। दीक्षा ने फोन रखा और नाश्ता टेबल पर सजाया। सुमित्रा जी और श्यामलाल जी चुपचाप खाने बैठे। उनकी खामोशी में कल की नाराजगी साफ झलक रही थी, लेकिन दीक्षा ने ध्यान नहीं दिया। वो अपनी सोच में ही गुम थी। दोपहर का खाना निपटाने के बाद दीक्षा को मार्केट जाना था। घर की सब्जियां खत्म हो चुकी थी, इसीलिए सोचा टाइम से जाकर सब्जी ले आती हूँ। वो मार्केट में पहुंची थी कि तभी उसका ममता आंटी का फ़ोन आ गया। दीक्षा बेटा, मैंने एक बाई से बात की है, काम दिल लगाकर करती है और ईमानदार भी है, तो एक बार आ जाओ और उसे सारा काम समझा कर चली जाओ। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी आती हूँ। उसने स्कूटी मायके की ओर मोड़ दी। सास ससुर को बताने का मतलब था 10 ताने सुनना, फिर क्या मालूम वो जाने भी देंगे या नहीं। इसलिए उसने सुमित को फ़ोन किया और सुमित, मैं थोड़ी देर के लिए मायके जा रही हूँ, माँ के लिए बाइक का इंतजाम हो गया है, उसे काम समझाने जा रही हूँ। ठीक है दीक्षा, सुमित ने जवाब दिया। मायके पहुंचकर उसने नई बाई कांता को सारा काम समझा दिया। कांता, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो खाना हल्का बनाना, बर्तन रोज 2 बार धोने हैं और कपड़े भी टाइम पर धो देना। तो कांता ने सिर हिलाया। जी दीदी, सब समझ गई। दीक्षा ने माँ पिताजी से कांता बाई की तनख्वाह और टाइमिंग तय कर दिया। फिर सब्जी लेने मार्केट वापस चली गई। सब्जी की खरीदारी करते करते शाम ढल चुकी थी। घर लौटते वक्त सड़कों पर ट्रैफिक ने उसे और देर करवा दी। उधर सुमित ऑफिस से घर लौट चुका था। सुमित बेटा, ये दीक्षा कहाँ गई? अभी तक नहीं पहुंची और फोन भी नहीं लग रहा उसका। सुमित जी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। तो सुमित ने फोन चेक किया और बोला, माँ, फोन शायद स्विच ऑफ हो गया होगा। वैसे उससे बात हुई थी मेरी, बता रही थी कि थोड़ा काम है मायके में, बस आती ही होगी। लो, हम यहाँ चाय के लिए बैठे हैं और वो महारानी मायके में घूम रही। उसी समय दरवाजा खुला और दीक्षा अंदर आई। हाथों में सब्जियां का थैला था और चेहरा थकान से भरा। सुमित्रा जी उसे देखते ही बोली, क्यों बहू, यहाँ से तो सब्जी का नाम लेकर निकली थी और फिर अपनी माँ के घर चली गई। दीक्षा ने थैला रसोई में रखा और शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, बस थोड़ा सा काम था, माँ के घर काम करने के लिए बाई का इंतजाम करवा कर आई हूँ। वहाँ ममता आंटी रहती है ना, उन्होंने बाई का इंतजाम किया था, अब मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनते ही सुमित्रा जी और श्यामलाल जी के
चेहरे पर संतुष्टि का भाव पसर गए रही थी। यही तो चाहते थे वो भी। फिर सुमित्रा जी ने सिर हिलाया और रोब से बोली, अच्छा ये ठीक किया तुमने। चल अब सबके लिए चाय बना कर ले आ। और हाँ, सुबह के बर्तन भी झूठे पड़े हैं, काम वाली बाई नहीं आई तो वो भी धो देना। थकी हारी दीक्षा चुपचाप रसोई में चली गई। सुमित्रा भी हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गया। जब तक बर्तन धोती हो मैं चाय बना लेती हूँ, साथ बैठकर पियेंगे। अरे रहने दो आप, ऑफिस से अभी अभी लौटे हो, चाय मैं बना लूँगी। बिल्कुल नहीं, आज तो चाय मेरे हाथों से ही बनेगी। घबराओ मत, चीनी की जगह नमक नहीं डालूंगा। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब दीक्षा की माँ की तबीयत थोड़ी संभल गई थी, इसलिए दीक्षा की चिंता थोड़ी कम हो गई। साथ ही साथ उसके घर में भी शांति फिर से लौट आई थी। सास ससुर भी अपनी बहू से अब पूरी तरह संतुष्ट थे और संतुष्टि के कारण यही था कि पूरे 20 दिन हो गए थे और दीक्षा अपने मायके नहीं गई थी। बस किसी काम वाली बाई की तरह दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती थी। आज रविवार था। दोपहर के खाने के बाद दीक्षा रसोई की साफ सफाई कर रही थी। तभी सुमित्रा जी का फोन बजा। स्क्रीन पर उनकी बेटी प्रिया का नाम था। हाँ बेटा, सब ठीक है। सुमित्रा जी की आवाज़ में उत्साह था। फोन पर कुछ देर बात करने के बाद जैसे ही सुमित्रा जी ने फोन रखा तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने रसोई की ओर आवाज़ लगाए, अरे बहू, शाम को प्रिया अपने बच्चों के साथ आ रही है। पूरा 1 हफ्ता रहेगी। यहाँ उनके लिए स्पेशल खाना तैयार करना। दीक्षा ने शांति से जवाब दिया, जी माँ जी, मैं अभी तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ और सुनो, सुमित्रा जी ने उत्साह से कहा, प्रिया को मिक्स वेज बहुत पसंद है तो बना देना। और बच्चों को पनीर की सब्जी, साथ में कुछ मीठा भी, खीर ही बना देना। ठीक है माँ जी, दीक्षा ने जवाब दिया और रसोई में सामान जुटाने लगी। वो जैसे ही सब्जियां लेकर बैठी तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नंबर देखकर उसका दिल थक से रह गया। उसने फ़ोन उठाया। हाँ माँ, सब ठीक है ना? दीक्षा बेटा, माँ की आवाज़ में घबराहट थी। तेरे पिताजी की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, लेकिन तुम एक बार मिल जाओ बेटा। दीक्षा के पसीने छूटने लगे। वो रसोई से बाहर निकली जहाँ सुमित अपने माता पिता के साथ बैठा था। सुमित ने उसकी हालत देखी तो तुरंत उठकर उसके पास आया। क्या हुआ दीक्षा? तो दीक्षा की आवाज़ में घबराहट थी। उसने कहा, माँ का फ़ोन था। सुमित, पापा की खांसी बहुत बढ़ गई है। वैसे भी वो दम्मा के मरीज है। लगता अस्थमा का अटैक आया है। डॉक्टर को उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। ये सुनते ही सुमित्रा जी और श्यामलाल जी की एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। दीक्षा ने सुमित को देखा और बोली, रात को खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तभी सुमित्रा जी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लो, अब तक माँ बीमार थी और अब बाप। मुझे तो समझ नहीं आता ये तमाशा कब तक चलेगा। सुमित ने मैं बीच में बात काटते हुए कहा, माँ प्लीज़ अभी ये सब बातें मत करो। दीक्षा के पापा का तबीयत गंभीर है,